नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है 2024 वाला, तो चाहे इसमें आपका टीजीटी वाला एग्ज़ाम है या पीजीटी वाला है, तो आपके एग्ज़ामों के लिए जो आज की वीडियो हम यहाँ पर तृतीय भाग जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका पहला और दूसरा भाग जो है ये कंप्लीट कर लिया है, तो तृतीय भाग जो है इसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करेंगे, जिसके अंतर्गत जो छंद है ये आ जाएंगे। और क्योंकि एग्ज़ाम में जो व्याकरण है वो आती है और उसके अंतर्गत जो छंद है वे तो ज़रूर आते ही आते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो उस पर भी महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं, तो इनको आप ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने जो छंद है उनको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर छंद के बारे में जानेंगे। तो कात्यायन जो है इनके अनुसार यद अक्षरम परिमाणम तत् छंद है। तो कात्यायन जो है इनके वार्तिक हैं और इन्होंने छंद के बारे में क्या कहा था कि यद अक्षरम परिमाणम तत् छंद है, अर्थात जहाँ अक्षरों की गिनती की जाती है तो वे छंद कहलाते हैं। और छंद शब्द की जो उत्पत्ति है ये छादन अर्थ में प्रयुक्त होने वाली धातु छद या छादने से हुई थी, जिनके अनुसार छंद शब्द का मतलब यहाँ पर भाव या रस का आच्छादन करने वाले से लिया गया है, छंदांसी छादनात्। तो ये जो व्युत्पत्ति है इससे भी यही अर्थ निकलता है, यही अर्थ प्रकट होता है कि छंद के द्वारा भाव या रस का आच्छादन किया जाता है, या फिर भाव या रस का आच्छादन करने वाला छंद है। तो छद या छादने धातु में घ प्रत्यय होने पर छंद बना है, छद या छादने में अशुन होने पर छंदस शब्द बना है। और ये जो प्रत्यय जो है अभी हमने हाल ही में किए थे इनसे पहले वाली वीडियो में, अगर आपने प्रत्यय वाली वीडियो नहीं देखी है सूत्र सहित जो हमने किए थे, तो ये आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, या फिर ऊपर कोने में जो आई बटन है उस पर भी आपको ये कुछ वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन जो सभी वीडियो जो आपको वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिलेंगी। अब आ जाता है छंद शास्त्र। छंद शास्त्र के जो प्रथमाचार्य कौन है? पिंगल मुनि। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार जा देखने को मिला है कि छंद शास्त्र किन के द्वारा रचित है, ये इसके रचिता कौन है? तो पिंगल मुनि जैन के द्वारा रचित है, इसलिए से पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। और जो इसका प्राचीन नाम है ये छंद विचित है, और इसके छंद और शासन, छंद विवृति, छंदोमान ये आदि नाम भी उपलब्ध होते हैं। आचार्य पिंगल जनश्रुति के अनुसार, अर्थात आचार्य पिंगल पाणिनि के अनुज थे, और पाणिनि के अष्टाध्यायी के समान ही पिंगल के छंद सूत्रों के अष्टाध्यायी है। छंद शास्त्र के प्रथमाचार्य आचार्य पिंगल मुनि को माना गया है। जैसे आप ने पता ही है जो पाणिनि मुनि है इनको अष्टाध्यायी के लिए जाना जाता है, 8 अध्याय है इसमें। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो आचार्य जो पिंगल है इनका छंद शास्त्र है। आचार्य पिंगल का जो ग्रंथ है छंद सूत्र, पिंगल सूत्र भी कह देते हैं, तो इसमें भी 8 अध्याय हैं और 329 सूत्र हैं। छंद सूत्रों पर आचार्य हर युद्ध की वृत्ति मृत संजीवनी प्रसिद्ध है, और वृत्तकारों में यादव प्रकाश और भास्कर के नाम भी उल्लेखनीय है। छंद सूत्र पर जो कुछ टीकाएँ प्राप्त होती हैं जो लिखी गई हैं, जैसे आचार्य भट्ट हलायुध इनकी है मृत संजीवनी, यादव प्रकाश पिंगल नाग छंदो विचित भाष्य, भास्कर राय की है भाष्य राज। तो इस प्रकार से ये इनके जो ग्रंथ है छंद सूत्र, इस पर टीकाकारों ने अपनी अपनी टीकाएँ लिखी हैं। इसके बाद आ जाता है छंद शास्त्रीय जो ग्रंथ है, जैसे शुभरी तिलक है क्षेमेंद्र का है, छंद अनुशासन जयकृति का है, वृत्त रत्नाकर केदार भट्ट का है, छंदोजरी गंगा दास की है, और श्रुत बोध महर्षि कालिदास की है। अब आ जाते हैं यहाँ पर जो छंद के ऊपर हम, तो पाद या फिर चरण क्या है? पद्य के प्रत्येक
चतुर्थ अंश को पाद या फिर चरण कहा जाता है। यह पद है, चतुर्थ अंश है। वस्तुतः इनके कारण ही श्लोक को पद्य कहा जाता है। पहले और तीसरे चरण को विषम अथवा अयुक और दूसरे एवं चौथे को सम या युक कहा जाता है। तो जैसे ये मतलब 4 लाइनें हो गई। अब अगर ये चारों में बराबर बराबर अक्षर हों तो वो छंद होगा समान। और जैसे कि यहाँ पर इसमें यह बतलाया गया है, ये पहली और तीसरी, पहली लाइन होगी जैसे और तीसरी होगी। इसमें जो वर्ण जो होंगे, अगर पहले और तीसरे में ये अलग अलग हैं तो ये विषम कहा जाएगा। विषम छंद वो होता है जिसमें चारों लाइनें जो होती है उनमें अलग अलग जो अक्षरों की गिनती होती है। मतलब पहले में जैसे 15 हो गए, इसमें 16 हो गए, 17 है, 18 है, या इनमें 15 है, इसमें 14 है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो है इनमें ये जो वर्ण जो आते हैं इसमें जब गिनते हैं हम तो वे अलग अलग होते हैं, तो उसको कहा जाता है विषम छंद या फिर अयुक कह देते हैं। और दूसरे और चौथे को सम या फिर युग कहा जाता है। तो जब ये आगे आएंगे तो उसमें आपको आसानी से इनके बारे में पता लग जाएगा, आप समझ जाओगे आसानी से। तो प्रथम तृतीय पाद विषम अथवा अयुक, द्वितीय चतुर्थ पाद सम या फिर युग होता है। अब आ जाता है मात्रा। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे सम या काल को मात्रा कहा जाता है। तो वर्ण के उच्चारण में जो समय लगेगा उसे समय या काल को हम मात्रा कहेंगे। जितना काल लघु वर्ण के उच्चारण में लगता है उसकी एक मात्रा गिन जाती है, और जितना काल गुरु वर्ण के उच्चारण में लगता है उसे 2 मात्राएं कहा जाता है। क्योंकि गुरु वर्ण के उच्चारण में दुगना समय लगता है इसलिए लघु वर्ण की एक मात्रा गिन जाती है और उसे एक जो खड़ी रेखा है इसके चिन्ह के माध्यम से दिखाया जाता है। ये तो हो गई आपकी लघु वाली मात्रा, एक होता है जैसे खड़ी रेखा, और ये जो ऐसा आकार का जो होता है ये गुरु की मात्रा होती है। एक मात्रिका भवेद हर्ष में द्विमात्रिकम दीर्घम उच्यते, त्रिमात्रिका प्लुतः यह व्यंजनम च अर्ध मात्रिकम, अर्थात एक मात्रा वाला वर्ण हर्षव, 2 मात्रा वाला दीर्घ और 3 मात्रा वाला प्लुत होता है। जैसे कि आपने स्वर के बारे में पढ़ा होगा, उसके 3 भेद हैं, हर्षव, दीर्घ और प्लुत। जिसको बोलने में कम समय लगे हर्षव से दोगुना समय लगे तो दीर्घ, और जिससे दोनों से ज़्यादा समय लगे तो प्लुत उसको कहा जाता है। जैसे ये वाली मात्रा जो इसके माध्यम से दिखाया जाता है, ओम लिखते हैं जैसे ओम, ऐसे। अर्थात एक मात्रा वाला वर्ण हर्षव होता है, 2 मात्रा वाला दीर्घ और 3 मात्रा वाला प्लुत कहलाता है। एवं व्यंजन अर्धमात्रिक होता है। तो ये जो लाइन है ये एक बार जो एग्जाम में आई हुई थी, तो व्यंजन की मात्रा होती है तो व्यंजन को अर्धमात्रिक कहा गया है। अब यहाँ पर इनके बारे में कुछ बताया गया है कि किसी भी वर्ण का स्वर ही हर्षव या गुरु होता है। और यदि वर्ण का स्वर हर्षव अ ई उ री लरी हो तो वर्ण हर्षव अथवा लघु कहलाएगा। साथ ही यदि वर्ण का स्वर आ दीर्घ ई अ री ए आई ओ औ हो तो वह गुरु हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हर्षव स्वर है तो लघु हर्षव लघु वर्ण कह देते हैं इसको, एक मात्रा इस प्रकार से खड़ी रेखा होती है। और उसके बाद आ जाता है दीर्घ स्वर, गुरु कह देते हैं जिसका ये वाला चिन्ह है। किंतु छंद शास्त्र में पाद के अंत में आवश्यकता अनुसार गुरु को लघु व लघु को गुरु मान लिया जाता है। तो यहाँ पर भी इसमें दिखाया गया है, जैसे ये लघु की चिन्ह है, अ ई उ री लरी क की को क्री, इस प्रकार के वर्ण ये आपके लघु में आएंगे। इसके बाद आ जाता है गुरु। गुरु वर्ण की 2 मात्राएं होती है और 2 मात्राओं का समय इसमें लगता है और इस चिन्ह के द्वारा इसे दिखाया जाता है, जो ये हर्षो जो होता है इस प्रकार का। तो ये यहाँ पर इसमें चिन्ह है और वर्ण देख सकते हैं गुरु में कौन कौन से गिने जाते हैं, अ दीर्घ ई दीर्घ उ ए ऐ ओ औ अंग अ। तो ये जो वर्ण जो लाइन में होते हैं
तो उनको हम दीर्घ मानते हैं, मतलब गुरु मानते हैं उनको। अब आ जाते हैं यहाँ पर गुरु लघु। श्लोक के चरणों में जिस वर्ण को गुरु बताया जाता है उसके लिए गा लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा, ये वाला चिन्ह है उसका, और लघु के लिए ला और ये वाला चिन्ह है उसका। गुरेरे को गकार तो लकारो लघु रेख का है, कर्मेण च ईसाम रेखा भी संस्थानम दृश्यते यथा। तो ये जो है इनको दिखाया जाता है गा और ला के द्वारा। तो यहाँ पर ये इसके बारे में बताया गया है कि छंद शास्त्र में लघु और गुरु का निदान करने के लिए यहाँ पर सिद्धांत दिया गया है। स अनुस्वार है दीर्घ चाहे विसर्गी चाहे गुरु भवेत। अनुस्वार है दीर्घ चाहे विसर्ग चाहे गुरु भवेत। वर्ण है संयोग पूर्व च तथा पदार्थ अंत अपि तथा, अर्थात अनुस्वार से युक्त तम म और ला ये वाले जो है इत्यादि लघु वर्ण को भी दीर्घ या फिर गुरु माना जाता है। अगर इस प्रकार के आपको वर्ण दिखाई दे तो कई बार इनको ये लघु को भी दीर्घ या गुरु मान लिया जाता है। दीर्घ मात्रिक दीर्घ वर्ण या दीर्घ स्वर युक्त वर्ण को भी हम दीर्घ या गुरु मान लेते हैं। द्विमात्रिक दीर्घ वर्ण या दीर्घ स्वर युक्त वर्ण को। इसके बाद है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण जैसे विद्या है, ये वाला ध है, द और या के मिलने से बनता है ध, ये वाला। तो इसमें ध इंदर में देख सकते हैं द और रा के मिलने से बना है। विद्युत में द है, ध आदि को संयुक्त वर्ण माना जाता है। इन संयुक्त वर्णों से पूर्व के वर्णों को दीर्घ या गुरु माना जाता है। तो इनसे पहले वाले जो होंगे उनको हम, या जैसे ये है, इनको क्या हम इनसे पूर्व के वर्ण को दीर्घ या गुरु मान लेंगे। इसके बाद है विसर्ग। जिस वर्ण के साथ जुड़े हुए हों उस वर्ण को भी गुरु माना जाता है, विसर्ग जहाँ पर हो। पादांतस्थ अर्थात चरण या पाद के अंत में यदि लघु वर्ण हो तो गुरु वर्ण की आवश्यकता होने या गण का निर्धारण करने पर उसे दीर्घ या गुरु माना जाता है। परंतु ये जो नियम है ये विकल्प से है कि चरण या पाद के अंत में यदि लघु वर्ण हो तो गुरु वर्ण की आवश्यकता होने या गण का निर्धारण करने से उसे दीर्घ या गुरु मान लिया जाता है, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था। इसका आगे उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। मात्रिक छंदम में भी पढ़ा गुरु लघु का यही नियम माना गया है। अब एक आता है एग्जाम में यति और विराम क्या होता है। तो पद्य के उच्चारण में श्वास लेने हेतु क्षण भर रुकने का व्यवस्थित विश्राम यति कहलाता है। जैसे आप बोल रहे हैं और बीच में जहाँ पर आपको लगे कि वहाँ पर रुकना पड़ेगा तो उसे हम यति कह देते हैं। पद्य के उच्चारण में श्वास लेने हेतु क्षण भर रुकने का व्यवस्थित विश्राम उसे हम यति कहेंगे। दूसरे शब्दों में उच्चारण काल में जीभ जहाँ अपनी इच्छा से रुक जाती है उसे भी हम यति ही कहेंगे, और यह यति उच्चारण कर्ता की इच्छा के अधीन होती है। इसके विच्छेद विराम विरति विश्राम ये सारे विपर्याय हैं, मतलब इसके पर्याय हैं। ये विच्छेद भी कह देते हैं, विराम कह देते हैं, विरति कह देते हैं और विश्राम। तो ये फिर इसी के बारे में है। यतिर्जिहेष्ट विश्राम स्थानम कवि भी उच्यते सा विच्छेद विराम अते पदे वच्य निज इच्छया, मतलब जहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार रुका जाता है। श्लोक में नए स्थान में किए गए पदच्छेद को यति कहते हैं, और यदि इसमें कोई व्यतिक्रम होता है तो वह यति भंग दोष कहलाएगा। यति के संबंध में जो आचार्य जो उनके क्या मतभेद है। तो यति को मान्यता प्रदान करने वाले जो आचार्य थे जिसमें पिंगल मुनि थे, वशिष्ठ, कौंडिल्य और ये कपिल मुनि, कंबल मुनि, ये यति की अमान्यता के समर्थक हैं। ये तो जहाँ यति को मानने वाले, और यति की अमान्यता के समर्थक जिसमें भर, कोहल, मांडव्य, स्वर और शैतव इनको माना गया है। अब आ जाता है यहाँ पर जो गण परिचय है। तीन जो वर्ण हैं इनके समूह को हम एक गण कहेंगे। जैसे यहाँ पर चरण है, इस शब्द में तीन वर्ण है च, र और अण। तीन वर्ण चरण है इसलिए इसमें एक गण होगा। गण के निर्धारण में पूरे तीनों वर्णों को लिया जाता है और हलंत अथवा व्यंजनों को नहीं गिना जाता है। तो यह तो हलंत या फिर व्यंजनों को नहीं
गिना जाता है और ये गण संख्या में 8 होते हैं। ये वाला सूत्र है जिसके माध्यम से आप इसे आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी मात्रा इसमें आएगी। ये माता राजभान सलगा ये वाला सूत्र है इसका। अब जैसे यहाँ पर ये इसके 3 जाल लिए जाते हैं, जैसे यगण है, यगण। अब यगण में हम इन तीनों को जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा य मा ता। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पर लघु है, 2 गुरु है, फिर मात्रा हो जाएगा मगण। मगण में भी देख सकते हैं इससे अगले 3 जुड़ जाएंगे, फिर ये वाले मा तारा, मा ता और रा, ये वाला जुड़ जाएगा। अब इसमें क्या है, गुरु है और ये भी गुरु है, मा तारा। फिर इससे अगले वाला ले लेंगे हम यहाँ पर तगण। इसी प्रकार से इससे आगे के ले लेंगे तारा जा, ता रा और जा, ये ले लेंगे। इसमें देख सकते हैं 2 गुरु 1 लघु। तो ऐसे आप इनको 3-3 के जोड़े ये माने जाते हैं, इनको एक गण माना जाता है। तो इसमें आगे बताए गए हैं और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। ये वाले ही आते हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम में। या फिर ये पूछा जाता है कि जैसे छंद पूछे आ जाएगा और उसमें जब वर्ण पूछे जाते हैं कि कौन से छंद में कितने वर्ण होते हैं, ऐसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसमें जो है प्रत्येक गण के निर्धारण के लिए सूत्र से उसका पहला वर्ण तथा साथ के 2 वर्ण लेकर उसमें लघु गुरु देखकर चिन्ह लगाकर निर्धारण किया जाता है। जैसे यहाँ पर है तो इसे आप याद रख लीजिएगा, लिखना चाहते हैं तो इसे आप यहाँ लिख भी सकते हैं। तो ये मात्रा राजभन सलगा वही वाला है जैसे कि हमने उसमें किया था यगण। तो ये मात्रा हो जाएगा 1 लघु 2 गुरु। तो एग्ज़ाम में आया हुआ था कि जिसमें 1 लघु और 2 गुरु हो तो वह कौन सा छंद होता है। चाहे तो ये वाले चिन्ह दे दिए जाए या फिर वैसे ही इस तरीके से पूछ ले जाए। इसमें आदि में लघु हो मतलब यगण हो तो कौन सा होता है, उसे क्या कहा जाएगा। तो जैसे मगण है मा तारा, देख सकते हैं मा तारा, तीनों गुरु है यहाँ पर, तीनों गुरु। या पूछ लिया जाएगा जैसे तीनों गुरु जो है किस में होते हैं, तो ये मगण में होंगे मा तारा। अब तगण है तारा, जैसे 2 गुरु 1 लघु होते हैं इसमें। राजभा हो गया रगण, राजभा, गुरु लघु गुरु। जगण हो गया जभा न, देख सकते हैं 1 लघु है 1 लघु फिर गुरु लघु। भगण हो गया भानस, 1 गुरु है इसमें और 2 लघु है। और ये नगण हो गया नसल, नसल, तीनों ही लघु है इसमें। तो तीनों ही लघु किस में होते हैं, नगण में होते हैं। ये आए हुए थे, उसके बाद भी बहुत सारे आए हुए हैं यहाँ पर, तो ये 2 के बारे में ही है, वैसे उसके बाद भी बहुत सारी बार जाए आए हुए हैं। सगण है जैसे सगण सलगा बोल जाता है इसको। तो इसमें देख सकते हैं 2 लघु 1 गुरु। तो ये वाला चार्ट है, इसमें से एक तो एग्जाम में आता ही आता है। अब ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये वाले भी कौन से जो छंद की कौन सी मात्रा है। तो इनका एक क्रम है गायत्री उष्णी कनौष्टुप वृत्ति पंक्ति त्रिष्टुप जगती, ऐसे वाला। सुर में 24 आते हैं उसमें, उसके बाद 4 जो अक्षर आप उसमें जोड़ते हुए चले जाएं, एक क्रम आप याद रख लें। वैसे आप इसको सभी को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो गायत्री है इसमें 24 है और सम वृत्तिक छंद जो है इसको माना गया है, मतलब इसमें जहाँ 4 जो पद हैं चारों समान होते हैं। इसके बाद उष्णिक है इसमें 28 है, अनुष्टुप में 32, वृत्ति में 36, पंक्ति में 40 अक्षर माने गए हैं। त्रिष्टुप में 44, जगती में 48। अब ज़्यादातर तो आपको यहीं तक देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जाम में जो है इससे आगे भी पूछे जाते हैं ये वाले। तो फिर अति जगती में 52 हो जाएंगे, सकौरी में 56, अति सकौरी में 60, अष्टी में 64, अति अष्टी में 68। तो ऐसे क्रम है इनका, अति जगती, सकौरी, अति सकौरी, अष्टी, अति अष्टी, फिर धृति, अति धृति, कृति, कृति जो है इसके बाद आ जाएगा प्रकृति, प्रकृति के बाद आकृति ही, विकृति ही, संस्कृति ही, अभिकृति ही, उत्कृति ही।
तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। तो यहाँ से आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं। अतिजक्ति में 52 है, स्कवरी में 56, अति स्कवरी में 60 अक्षर है, अति अष्टी में 60 है, अति अष्टी में 68 है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे स्कवरी है उसके बाद फिर अति लग गया, चर तो जोड़ने हैं, इसमें 56 में 4 जोड़ ले 60 हो गए। इसके बाद फिर अष्टी है, फिर अति अष्टी हो गया 68, फिर अष्टी के बाद धृति है, इसमें 72 है, फिर आती धृति में एक तो याद ही करना आपने, उसके बाद तो अति जोड़ना है, धृति में 72 आती, धृति में 76। उसके बाद फिर क्री है, क्री में देख सकते हैं 80 है, और इसके बाद फिर कृति के बाद प्रकृति आ जाएगी 84, उसके बाद आकृति आ जाएगी 88, विकृति आ जाएगी 92, संस्कृति आ जाएगी 96, अभिकृति आ जाएगी 100, और उत्कृति सबसे लास्ट की है 104 अक्षर। तो ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अब आ जाता है यहाँ पर संस्कृत साहित्य भेद के अनुसार छंद के भेद। तो ये 2 हैं, वैदिक और लौकिक। अब वैदिक छंद क्या है? तो वैदिक साहित्य सृजन में प्रयुक्त हुए छंद वैदिक छंद कहलाते हैं। वैदिक छंद में कुछ छंद पाद आधारित होते हैं और कुछ छंद संख्या पर आधारित होते हैं। ऋग्वेद में 13 छंदों का, यजुर्वेद में 8 छंदों का और अथर्ववेद में 5 छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो समस्त प्रकार के वैदिक छंदों की जो संख्या वो 26 मानी गई है। इसके बाद आ जाता है लौकिक छंद। 4 चरणों या पादों से युक्त श्लोक को हम पद्य या वृत्त कहते हैं। तो 4 चरण या फिर पादों से युक्त, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था ये वाला, तो जिसमें चारों में बराबर होंगे, ये जो अक्षर की संख्या बराबर होगी तो समजावृत्तिक छंद उसको कहा जाता है, मतलब जिसमें समान हो। तो छंद के 2 भेद हैं, वृत्त एवं जाति। वृत्त में अक्षरों की गणना गुरु, लघु एवं 8 गणों के आधार पर की जाती है, परंतु जाति में मात्राओं की गणना की जाती है। अब जैसे यहाँ पर ये वर्णिक छंद है, वृत्त या वर्णिक छंद, तो जहाँ पाद या चरण में गणों के आधार पर वर्णों की गणना कर छंद का निर्धारण किया जाता है, तो यह वृत्त या वर्णिक छंद कहलाता है। जैसे अनुष्टुप छंद है। वृत्त या वर्णिक छंद के 3 प्रकार है, समृत, अर्धसमृत और विसमृत। समृत तो वही हो गया जैसे कि हमने पढ़ा था, 4 लाइनें हैं, सारों में बराबर अक्षर हों, उसे हम समृत छंद कहेंगे। अर्धसमृत क्या हो गई? इसमें पहले, जैसे पहली लाइन में 15 हैं, दूसरे में भी 15 हैं, पहली में 15, तीसरी में 15, दूसरी में 14 और चौथी में भी 14। तो इसे कहा जाएगा अर्धसमृत, मतलब पहली और तीसरी लाइन में समान अक्षर होंगे, दूसरी और चौथी में समान होंगे। और विषम या मात्रिक छंद, जिसमें आर्य छंद आता है, तो इसमें जो चारों जो हैं ये अलग अलग होते हैं। पहले में 15, 16, 17, 18 इस प्रकार कुछ भी हो सकती है, मतलब जो चारों जो हैं यहाँ पर चरण, इनमें अलग अलग वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से 3 होते हैं। सम मतलब समान, सारे वर्ण बराबर होंगे। अर्धसमृत पहली तीसरी और दूसरी चौथी लाइन बराबर होगी। और जो विषम है, इसमें चारों जो चरण है वो, उनमें मात्राओं की संख्या जो है गिनती वो अलग अलग होती है। अब जैसे समृत है यहाँ पर, जिस छंद के चारों पादों में वर्णों की संख्या समान होगी तो उसे हम समृत छंद कहेंगे। अनुष्टुप छंद है, जैसे इसके प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या 8 है। तो जैसे 4 पाद हो गए तो सारों में 4 है, मतलब पहली में भी 8, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी, तो ये हो जाएंगे 800 का 32। तो ऐसे जो इनको आता है एग्जाम में आता है ये वाला लिखा हुआ, 32 आ जाएगा, 36, 40 ऐसे पूछ ले जाएगा कि ये कौन से छंद के हैं, 36 वर्ण कौन से में होते हैं। तो इस प्रकार से आता है एग्जाम में, तो ये आप याद रखिएगा। जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युद्ध है, माँ में कहा पांडव च एव किम कुर्वत संजय है। तो ये उसका उदाहरण है समृत वाला। इसके बाद है अर्धसमृत छंद। अर्धसमृत है जैसे जिसका प्रथम एवं तृतीय चरण या फिर पाद एक समान हो, दूसरा और चौथा चरण एक समान हो, उसे हम अर्धसमृत कहेंगे, मतलब आधा ही समान है, पहली तीसरी लाइन, दूसरी चौथी लाइन ये समान है। जैसे वियोगनी है यहाँ पर, प्रथम पाद तृतीय पाद, द्वितीय पाद चतुर्थ, द्वितीय चौथा, उसे कहेंगे ये वाला।
योगनीय जैसे प्रथम तृतीय पाद में 10-10 वर्ण हैं और द्वितीय चौथे में 11। ये इसका उदाहरण है यहाँ पर। सहसा विदित न क्रियामेका परमाप्तम पदम विवृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलब्धासमेव संपदा है। नेक्स्ट आ जाता है विषम वृत्त छंद, जहाँ पद्य में चारों चरणों में वर्णों की जो संख्या वो अलग अलग हो तो उसे हम विसमृत जो छंद है ये कहेंगे। जैसे यहाँ पर उद्गता के बारे में बतलाया गया है। या आर्य छंद भी आता है इसमें। आर्य छंद आपको आगे देखने को मिलेगा, ये भी एग्जाम में जब पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे यहाँ पर दिया गया प्रथम स जौ यदि स लौच न स जगुरु काव्यानंतरम यद अथ भजन लगा सियो अथ सज स जगौ स भवती उद्गता। इसके बाद है जाति या मात्रिक छंद। तो छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। जहाँ पर वर्ण गिन जाएंगे वर्णिक और मात्रा गिन जाएंगी तो मात्रिक छंद, जाति भी कह देते हैं इसको। तो जहाँ पद्य की गणना के आधार पर छंद निर्धारण किया जाता है, मतलब मात्रा गिन जाएंगे इसमें, तो वह जाति या मात्रिक छंद कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये दिया गया इसमें आर्य छंद। अब ये आते हैं आपके एग्जाम में, तो ये आप याद रखिएगा इसमें। तो जैसे सबसे पहले अनुष्टुप छंद है यहाँ पर। वैसे तो सबसे पहले गायत्री आता है जिसमें 24 पढ़े थे हमने, तो कोई सा भी हो बस आपने याद रखना है। अनुष्टुप छंद है, दूसरा नाम श्लोक हो गया। इसमें क्या है, प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होंगे, सभी में छठा गुरु होगा, 5वां लघु होगा। पहले तीसरी में 7वां गुरु, दूसरी चौथी में 7वां लघु होगा। समृद्ध छंद इसको कहा गया है। श्लोक के षष्ठ गुरु गेय सर्वोत्तर लघु पंचमम द्वि चतुष्पाद्यो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्यो। तो ये आप याद रखिएगा। जैसे चरण हो गए ये 4 चरण हो गए जैसे, तो इसमें क्या है, प्रथम चरण में 8 अक्षर मतलब होंगे तो सारों में 8 ही। अब सभी में जो छठा जो होगा, छठा जो अक्षर आएगा छठे नंबर वाला, वो क्या होगा, गुरु होगा। छठा गुरु होगा और 5वां क्या होगा, लघु। 5वां क्या होगा, लघु होगा। तो ये तो है पहले 5वां लघु, पहले तीसरी में 7वां गुरु होगा। तो ये तो है सारों की बात। सभी में छठा गुरु और 5वां, जैसे 4 लाइनें थी तो सभी में छठा गुरु और 5वां लघु। पहली और दो, पहली लाइन और जो तीसरी लाइन है, पहले तीसरी में 7वां गुरु, 7वां जो वर्ण होगा वो गुरु, और पहली और तीसरी में 7वां गुरु। जो दूसरी और चौथी है इसमें लघु होगा। सारों जितनी भी लाइनें हैं सारों में छठा अक्षर गुरु और 5वां लघु होगा, लेकिन जो पहली तीसरी है इसमें 7वां गुरु होगा और दूसरी चौथी में लघु होगा। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है इंद्रवज्रा। वह ये आते हैं एग्जाम में कई बार क्या बहुत बार आते हैं, या फिर इसका लक्षण आता है ये वाला। इंद्रवज्र छंद का लक्षण कौन सा है, तो इंद्रवज्र जो इसमें 11 अक्षर माने गए हैं। 2 तगण जगण 2 गुरु समृद्ध छंद है ये। स्याद इंद्रवज्र यदि तो जगो गया, तो ये इसका लक्षण है। 2 तगण है इसमें, 1 जगण है, 2 गुरु होते हैं। इसके बाद आ जाता है उपेंद्र वज्र छंद, और इसके जो उदाहरण भी आते हैं एग्जाम में, कई बार उदाहरण दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें छंद कौन सा है। वो फिर जब क्वेश्चन आगे आएंगे उसमें हम करेंगे। इसके बाद है उपेंद्र वज्र, इसमें भी 11 ही होते हैं, तो इसमें भी वैसे ही है, समृद्ध छंद है। तो उपेंद्र वज्रा जथ जास्त तो गौ, ये वाला है। तो इसमें भी जगण तगण जगण, जगण तगण जगण और 2 गुरु होते हैं इसमें। तो इसमें जगण तगण जगण 2 गुरु। और एक आता है
उपजाति। उपजाति जो है वो इन दोनों से मिलकर बनता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा से। जैसे ये 4 चरण हो गए। अब जैसे इसमें पहली में तीसरी में इंद्र वज्र छंद हो गया, दूसरी चौथी में उपेंद्र वज्र हो गया, ऐसे आता है इसमें। तो ये जिसमें दोनों हों उसे हम उपजाति छंद कहेंगे। इसके बाद आ जाता है वसंस्थ। इसमें आते हैं 12 अक्षर, समृद्ध है ये भी। वह तव तुम वसंस्थम उदरितम जरो, ये इसका लक्षण है। तो इसमें जगण तगण जगण, जगण तगण जगण और रगण होते हैं। जगण तगण जगण और रगण, ये वसंस्थ छंद का लक्षण है। दूर्त विलंबित की बात करें तो इसमें 12 अक्षर होते हैं, समृद्ध है ये भी। दूर्त विलंबितम आह नभव भरव, तो इसमें भी नगण और 2 भगण और 1 रगण होता है। 1 नगण 2 भगण और 1 रगण इसमें होता है। 12 होते हैं इसमें। इसके बाद आ जाता है भुजंग प्रियात, 12 है इसमें, ये भी समृद्ध ही है। तो इसमें भुजंग प्रियात चतुर्भी यकार है, 4 या इसमें आपको देखने को मिलेंगे। भुजंग प्रियातम चतुर्भी यकार है, तो ये भुजंग प्रियात में है, 12 होते हैं इसमें भी। इसके बाद आ जाता है प्रहर्षणी छंद। इसमें 13 अक्षर होते हैं, समृद्ध है ये भी। मनोजरो ग स्त्री दस्यति प्रहर्षणम, इसमें भी मगण, उसके बाद फिर नगण जगण रगण और गुरु। मगण नगण जगण रगण और गुरु इसमें होते हैं। तो 13 अक्षर इसमें माने गए हैं। इसके बाद है वसंत तिल का, इसमें 14 होते हैं, ये भी समृद्ध ही है। उक्ता वसंत तिल का तब जो जगाओ का, तो इसमें भी तगण भगण 2 जगण और 2 गुरु इसमें होते हैं। तगण भगण 2 जगण 2 गुरु इसमें होते हैं, वसंत तिल का छंद है। नेक्स्ट आ जाता है मालिनी छंद। मालिनी जो है इसमें 15 अक्षर होते हैं, समृद्ध है ये भी। नन में युते मालिनी भोगी लोकई, अब ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये वाला चीज़, कौन से स्थान पर यति होती है इसमें मालिनी छंद में। तो नन में युते मालिनी भोगी लोकई, तो इसमें 2 नगण 1 मगण 2 यगण होते हैं। 2 नगण 1 मगण 2 यगण इसमें होते हैं। भोगी लोकई जो है, भोगी में 8वें नंबर पर यति और लोकई में 7वें नंबर पर यति होती है। कई बार एग्जाम में इसको उल्टा दे दिया जाता है, ऐसे दे दिया जाएगा लोक 7वां और भोगी 8वां, लेकिन इनका जो सही क्रम है ये वाला है, भोगी लोक, पहले भोगी आएगा फिर लोकी। तो इसमें 8 7 15 अक्षर होते हैं। इसके बाद है मंदक्रांत, इसमें 17 होते हैं। तो इसमें मंदक्रांताम बुद्धि रस के मृभुन अतुतात गुरुचेत, ये वाला है इसका लक्षण। तो इसमें मगण भगण नगण 2 तगण और 2 गुरु इसमें होते हैं। तो मगण भगण नगण 2 तगण और 2 गुरु इसमें होते हैं। अब यहाँ पर भी एग्जाम में आता है। हम बोधिजा इसमें 4थे स्थान पर, रस में 6ठे और जो नग है इसमें 7वें स्थान पर यति होती है। इसके बाद आ जाता है, और ये जो कालिदास जो है महर्षि कालिदास द्वारा जो रचित है मेघदूत, इसमें जो मंदक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। इसके बाद है शिखानी, इसमें 17 होते हैं अक्षर। तो इसमें भी यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु। रसर रुद्र छिन्न यमन से लाग है शिखानी। तो इसमें भी यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु। और रस और रुद्र, रस में 6ठे पर यति और रुद्र में 11वें स्थान पर यति होती है। तो 11 6 17, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो 17 अक्षर होते हैं और 6ठे और 11वें स्थान पर यति इसमें होती है, रस में 6ठे और रुद्र में 11वें स्थान पर। इसके बाद आ जाता है साधु विकृत।
इसमें 19 अक्षर होते हैं, समृद्ध है ये भी। सूर्यास में यदि मैं स जऊ स तत्गा शार्दुल विक्रीतम। अब इसमें भी मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगण और गुरु होते हैं। तो मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगण और गुरु होते हैं और 19 अक्षर इसमें माने गए हैं। सूर्य जो है, सूर्य इसमें 12वें स्थान पर यति होती है। असो में 7वें स्थान पर यति होती है। इसके बाद है स्नग्धरा छंद। स्नग्धरा जो है इसमें 21 होते हैं, 21 अक्षर होते हैं इसमें। इसको आप याद रख सकते हैं 3 मुनि के नाम से, त्रिमुनि यतियुता, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। मैं प्रिय नाम त्रेण त्रिमुनि यतियुता स्नग्धरा कृति ध्यान। तो स्नग्धरा जो छंद है इसमें 21 अक्षर होंगे। मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण। मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण इसमें होते हैं। त्रिमुनि यतियुता स्नग्धरा कृति में से आप इसको याद रख सकते हैं। तो 21 अक्षर इसमें हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है आर्य छंद। तो इसे विषम मात्रिक छंद भी कह देते हैं। प्रथम और तृतीय पाद में 12-12 मात्राएं, तो द्वितीय में 18, चतुर्थ में 15 मात्राएं होती हैं। जैसे कि हमने 4 चरण वाला पढ़ा था वो वाला। तो पहले और तीसरी इसमें कितनी होंगी? 12 मात्राएं। दूसरी में कितनी होगी? 18 और चौथी में 15। तो ये है विषम मात्रिक छंद, जिसमें सारे जो है ये चरण अलग अलग होते हैं। इसमें जो गिनते हैं वो अलग अलग अक्षर होते हैं। तो इसे कहा जाता है विषम मात्रिक छंद। यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीय भी 18 द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्या, तो होता आर्य छंद। तो इस प्रकार से है ये यहाँ पर। और ये आ जाता है हरिणी छंद। तो ये हरिणी छंद का यहाँ पर लक्षण है। मधुर हरिणी रांचे बैठा। इसमें छठे, चौथे और 7वें स्थान पर यति होती है और 17 वर्ण इसमें अक्षर जो है ये होते हैं। न साम्रसला के ये वाला इसका लक्षण है। तो ये जो हमारे यहाँ पर छंद थे, इनके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं और जो कोई क्वेश्चन और बनेंगे उनको हम इनके बाद में कंप्लीट करेंगे जब प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।